To uploader classes. This is a initiative started by me, रोहित सिंह। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इंडी स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस लेके आऊँगा, जिसमें हम बेसिकली ये करेंगे कि हर एक पेपर में जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को ईयर बाय ईयर 2020 से लेके 2024 तक पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस लिए हैं जो एनडीए एग्ज़ाम में 2024 के सेकंड वाले फेज़ में पूछा गया था जनरल एबिलिटी में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज़ और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगड़िया। और सेकंड स्टेटमेंट है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन परसुएंस टू आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, और इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फाइनेंस कमीशन बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, जिसमें लगभग 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स। इन 5 मेंबर्स में एक चेयरमैन होगा और बाकी 4 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस बॉडी का जो उल्लेख है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से दिया गया है। ठीक है, थोड़ा हम की फीचर्स के बारे में इसके जान लें। तो कॉम्पोजिशन मैंने अभी बताया कि 5 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होगा। ठीक है, जिसमें और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ की बहुत अच्छी जानकारी होती है। टेन्योर यानी कार्यकाल की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और पहला फाइनेंस कमीशन का टेन्योर ख़त्म होने से पहले राष्ट्रपति का ये काम है कि वो अगला फाइनेंस कमीशन गठित कर दे। ठीक है, और हम देखते हैं आर्टिकल 280 के तहत ये निर्देश है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन प्रेजेंट करता है, उनका काम है कि वो रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट को प्रेजेंट करे। ठीक है, आर्टिकल 281 के तहत। आगे देखते हैं और हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या है। तो जैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है सबसे पहला इनका काम, कि जैसे अगर टैक्स कलेक्ट हुआ सेंटर द्वारा तो कितना स्टेट में बटेगा, कितना शेयर स्टेट को मिलेगा, कितना शेयर सेंटर को मिलेगा। ठीक है, ये फिर दूसरा काम है ग्रांट इन एड। किसी स्टेट को ग्रांट की ज़रूरत है तो उसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ठीक है, दूसरा रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, खास करके पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज़ के। ठीक है, डेट मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि फिजिकल मैनेजमेंट का भी काम इनको दिया जाता है। जैसे मतलब कर्ज कितना है, क्या लेना है, क्या देना है, और अदर मैटर जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करे। अदर मैटर्स जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, 16th के बारे में पूछा तो थोड़ा 15th के बारे में जान लेते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 2026 के लिए गठित किया गया था, जिनके चेयरमैन थे एन.के. सिंह। ये पहले नीति आयोग के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, सॉरी सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, और उनके हिसाब से जो टैक्स का जो डिवीज़न होगा, जिनमें से 41% स्टेट लेगा और बाकी बचा हुआ सेंटर के पास रहेगा। ग्रांट एंड एड लोग
लोकल गवर्नमेंट्स को हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक और प्रोविज़न है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कहने का मतलब कि आपका अर्बन गवर्नेंस में, हेल्थ में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके भी हिसाब से भी आपको कुछ चीज़ें स्पेशली तौर पे ग्रांट की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा था, तो 16 फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन का के जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया है, और अदर मेंबर्स हैं जो कि फुल टाइम मेंबर्स हैं, जैसे श्री अजय नारायण झा, डॉक्टर मनोज पांडा, मिस एनी जॉर्ज मैथ्यू, और पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे डॉक्टर सौम्या कांति घोष, और सेक्रेटरी हैं श्री ऋत्विक रंजन पांडे। देखिए, कमीशन को गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट किया है कि रिपोर्ट वो 31 अक्टूबर 2025 तक फाइनल कर दे, ठीक है, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए, 31 तक के लिए। फिर नेक्स्ट हम जैसे क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड 16 फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगड़िया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 263 के तहत गठित होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 280 के तहत ये इनिशिएटिव लिया जाता है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल 263 किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 263 बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है। इंटर स्टेट काउंसिल कुछ नहीं होता है, ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का। अब वो मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, होता ये है कि एक ऐसा ग्रुप समझ लिए जिसमें चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इस अदर स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो मेंबर होते हैं, और डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और 6 अदर कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ये बेसिकली इसका काम ये होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो। मोटे मोटे तौर पे ये देखें तो देखिए, इसका काम ये होता है कि हमारे जो जितने कंट्रीज़ में स्टेट्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना। कोई मुद्दा है तो उसके ऊपर डिस्कशन करना, कोई इशू है तो उसको डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बात करता है इन फरवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडिया और किस कंट्री के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम को भारत ने फरवरी 2024 में कैंसिल कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली फ्री मूवमेंट रिजीम देखा जाए तो फ्री मूवमेंट रिजीम कुछ नहीं है। फ्री मूवमेंट रिजीम एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जैसे डिफरेंट बॉर्डर्स पे, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, उस पार के जो लोग होते हैं वो इस पार के लोग से कल्चरली लगभग सेम होते हैं। तो कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी सारी चीज़ों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है कि 16 किलोमीटर के रेंज में इनको अलाउ करती है कि आप बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। यही मोटे मोटे तौर पे फ्री मूवमेंट रिजीम है। अब इसी में फ्री मूवमेंट रिजीम की बात की गई है तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि म्यांमार से किन किन स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं।
तो सबसे पहला बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश, फिर सेकंड बॉर्डर लगता है नागालैंड, फिर थर्ड बॉर्डर लगता है मणिपुर, फोर्थ बॉर्डर लगता है मिज़ोरम, और म्यांमार और इंडिया का टोटल बॉर्डर का लेंथ है 1643 किलोमीटर। ठीक है। अब जब हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं तो और देख लेते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है जिसका टोटल लेंथ है 3323 किलोमीटर। इंडिया चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है जिसका टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर। इंडिया नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है जिसका टोटल लेंथ है 1751। और इंडिया भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है जिसका टोटल लेंथ है 699। इंडिया म्यांमार का मैंने अभी बताया। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर करता है जिसका टोटल लेंथ है 4096 किलोमीटर। आपको एक जानकारी एक्स्ट्रा दे दें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है वो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर में इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है इंडिया के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी constituted by Government of India to examine the issue of holding simultaneous election in the country and to make recommendation thereon। तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या हैं। देखिए क्या होता है कि स्टेट का अलग इलेक्शन होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्शन कराता कौन है। इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेवार होती है। ठीक है। इलेक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। वो सेंटर यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के चुनाव कराती है। फिर वो स्टेट्स के भी चुनाव कराती है, यानी स्टेट असेंबली के भी चुनाव कराती है। अब बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने में उसके बहुत सारे रिसोर्सेज और देश के भी बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो जाते हैं। तो लॉ कमीशन के 170वें रिपोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात बोली है कि अगर हम देश में राज्यों के चुनाव यानी स्टेट्स के चुनाव और केंद्र के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ कराएं तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की बचत हो सकती है। ठीक है। तो इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित की गई है कि ये एक्चुअली में भारत में पॉसिबल है कि नहीं। तो वही पूछ रहा है कि ये कमेटी किसके अध्यक्षता में गठित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया with respect to which of the following items the Act of Parliament of India shall not apply to the state of Nagaland unless the legislative assembly of the state of Nagaland by a resolution so decide। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि भारत के संविधान ने आर्टिकल नहीं, भारत के संविधान के पार्ट 21 में कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, प्रोविजंस, ठीक है, जिनमें उन राज्यों के हिस्टोरिकल, कल्चरल या फिर जोग्राफिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनको ये स्पेशल प्रोविज़न प्रदान की गई है। तो इसमें स्पेशल प्रोविज़न में होता ये है कि वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट्स को या फिर एक स्टेट्स के पर्टिकुलर रीजन को वो चीज़ स्पेशली ग्रांट की गई है। ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, लेकिन 2019 में इसको रद्द कर दिया गया। वैसे ही आर्टिकल 371A नागालैंड में स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है। आर्टिकल 371
बी आसाम में स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है, आर्टिकल 371 सी और दूसरे स्टेट्स में बात करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न जो दिया जा रहा है उसमें ये है कि बेसिकली अगर केंद्र सरकार कोई भी कानून बना रही है तो वो कानून उस राज्य में लागू हो उससे पहले उस राज्य के विधायिका से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के तौर पे और देख लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि पार्ट 9 में ये दिया गया है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 370 पहले जम्मू कश्मीर के लिए था। मैंने बताया कि 371 नागालैंड, 371 बी आसाम, 371 सी। आप 371 सी को बहुत ध्यान से याद करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ये बहुत ही न्यूज़ में है मणिपुर। तो आप ये ध्यान देंगे कि मणिपुर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, जैसे इसकी ज्योग्राफी, इसको कौन कौन से स्टेट्स बाउंड करते हैं, क्या मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार से लगता है कि नहीं, या फिर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम के लिए, तो कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। 371 डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, 371 जे कर्नाटका के लिए, ठीक है। वैसे ही 5th शेड्यूल में कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि वहाँ के शेड्यूल ट्राइब के लिए वो स्पेशल प्रोविज़न है, ठीक है। गोवा के लिए जैसे 371 आई है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन मुद्दों पे अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून को लागू करने से पहले वहाँ की राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो रिलीजियस, और पहला स्टेटमेंट है कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर केंद्र सरकार नागाओं के किसी भी रिलीजियस या फिर सोशल प्रैक्टिसेस पे कोई कानून बनाती है तो वहाँ के सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स बिल्कुल सही है। ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, ये भी सही है, ठीक है। चौथा देखते हैं, बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विथ अदर स्टेट। तो क्या अगर भारत सरकार चाहे तो नागालैंड की बाउंड्री बढ़ाए या घटाए, तो क्या उसके लिए भी नागालैंड सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि भारत एक सोवरेन कंट्री है, और बीइंग अ सोवरेन कंट्री, इंडिया कैन डिसाइड इट्स इंटरनल बाउंड्री, इट कैन रीअरेंज इट्स इंटरनल बाउंड्री। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और मैं ऐसा ही इनिशिएटिव लाके आपको प्रोवाइड करूँगा।